अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हिंदुस्तान ने अमेरिकन F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया या उन्हें चूज़ नहीं किया। उसके मुकाबले में उन्होंने फ्रेंच राफेल M एयरक्राफ्ट को चूज़ किया है। इस वक्त की मुख्तलिफ इंडियन साइड पर जो रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं और इंटरनेशनल जो कुछ रिपोर्ट्स इमर्ज हुई हैं उनके मुताबिक इंडिया राफेल M एयरक्राफ्ट की जो डील है उसे इस साल मार्च में साइन करेगा और इनकी डिलीवरी फिर ऑब्वियसली आने वाले 2 से 3 सालों तक शुरू होगी। 26 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाएंगे इंडिया की तरफ से और इसमें मुख्तलिफ इस वक्त रीजंस भी बताई जा रही हैं कि F/A-18 क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया। हालांकि INS विक्रांत के अगर डायमेंशंस को देखा जाए उस हवाले से F/A-18 को एज हासिल था, जबकि राफेल M के हवाले से कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ थी। उसके बावजूद इंडिया ने झुकाव जाहिर किया है फ्रेंच एयरक्राफ्ट की तरफ, जबकि यहाँ अमेरिकन बोइंग कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं, पस मंज़र को देखते हैं। तो इंडियन नेवी ने 2010 में मई के महीने में इनके पास सबसे पहले MiG-29 के एयरक्राफ्ट आए थे और इस वक्त इंडियन नेवी जो है वो 45 के करीब MiG-29 के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, जबकि एक या दो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 29 से 35 के करीब ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। खैर ये क्लासिफाइड नंबर होते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है MiG-29, इनका जो लास्ट बैच था वो इंडियन नेवी को 2017 में दिया गया था, मतलब कि 2010 से लेने शुरू किए और इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इनको तकरीबन 12 से 11 साल हो चुके हैं। और उनके लिए इन्होंने MMRCA 2.0 जो अपना टेंडर एक जारी किया था आई थिंक 2018 में, उसमें इन्होंने कहा था कि हम नेवी के लिए भी एयरक्राफ्ट परचेज़ करेंगे। तो उन नेवी के एयरक्राफ्ट जो इन्होंने परचेज़ करने थे, सबसे पहले तो इसमें तेजस का एक नेवल वर्जन था, लेकिन फिर इनको याद आया कि नहीं, तेजस कोई अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है एयरक्राफ्ट करियर से उसे ऑपरेट करवाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने बैरूनी मालिक की तरफ देखना शुरू कर दिया। रिसेंट द प्रिंट की रिपोर्ट कहती है कि INS विक्रांत जो इंडिया का न्यू एयरक्राफ्ट करियर है उसके लिए राफेल M इस वक्त फ्रंट रनर है। और यहाँ ये चीज़ थोड़ी सस्पिशियस भी लगती है क्योंकि राफेल M के एक तो विंग्स फोल्ड नहीं होते थे और दूसरा स्की जंप के साथ राफेल एयरक्राफ्ट का कोई ऑपरेशनल करियर नहीं है। वो बेसिकली कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम के तहत लॉन्च किए जाने वाले एयरक्राफ्ट थे, जबकि F/A-18 स्की जंप में भी बहुत अच्छे थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि F/A-18 लेगा इंडिया। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन हिरार्की का भी था। एक अमेरिकन वेपन्स की एक धाक होती है कि वो जी ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं दुनिया में, ऐसा समझा जाता है। ऐसा है या नहीं इस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन अब सरप्राइजिंगली कि राफेल M आ गया। और दूसरा, राफेल एयरक्राफ्ट से लॉजिस्टिकली काफ़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा, अमेरिकन वेपन लेने से ज़ाहिर बात है अमेरिका की तरफ से फिर आपको मुख्तलिफ पाबंदियाँ तक भी झेलनी पड़ सकती हैं। और इनके जियोपॉलिटिकल या आप कह लें कि बैनुल-अक़वामी सियासत के पस मंज़र में भी इनको देखा जाए तो इन जहाज़ों की जो परचेज़ है, ख़रीदारी है, वो किस तरह इफ़ेक्ट करेगी इंडिया को। F/A-18 का जो ब्लॉक 3 वर्जन है ये सबसे पहले सितंबर 2021 में अमेरिकन जो नेवी थी उसकी सर्विस में आया था। और इसकी जो पावरफुल चीज़ें हैं, इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स बहुत पावरफुल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि F/A-18 का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन भी है जिसे EA-18G ग्राउलर कहा जाता है और उसी से मिलती जुलती कुछ पोर्ट्स हैं जो नॉर्मल F/A-18 भी लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल तस्वर की जाती हैं। दूसरा, अब हम ज़रा F/A-18 के जियोपॉलिटिकल आस्पेक्ट पर बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली आप जानते हैं कि इंडिया अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए P-8I नेपच्यून ले रहा है अमेरिका से, और वो किस चीज़ के जवाब में ले रहा है? उन्हें पाकिस्तान के P-3C ओरियंस के जवाब में ले रहा है। आप जानते हैं कि इंडिया की जो कैलवरी क्लास सबमरीन है ये तकरीबन 3-4 दफ़ा डिटेक्ट हो चुकी है पाकिस्तान के P-3C ओरियन के हाथों, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इंडिया भी सेम इसी तरह का एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट चाहता है, उसका हसूल करना है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि रशिया के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। रशिया के उन तल्लुकात की वजह से अमेरिका नाराज़ होता है। इंडिया इस वक्त ये चाहेगा कि वो अमेरिका से इस वक्त कुछ हथियार खरीदे ताकि अमेरिका का इत्तेहाद बहाल हो, और इस वक्त बहुत अच्छा मौका है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि वो F/A-18 को परचेज़ करें। लेकिन अगर न्यू रिपोर्ट्स को देखा जाए तो अगर राफेल M आ गया है तो फिर अमेरिका से जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते थे वो बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे और ओबियसली उसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा। दूसरा, राफेल M के साथ अगर आपको मज़ीद मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अपने INS विक्रांत पर तो उसके भी एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या उस पर आपको अपने सिस्टम में दोबारा से उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। और यहाँ देखें तो लगता है कि F/A-18 के सितारे गर्दिश में हैं, क्योंकि इससे पहले इसे दूसरे मुल्क भी रिजेक्ट कर चुके हैं। कनाडा ने अपने पुराने F/A-18 के जो पुराने वर्जन्स थे उनको रिप्लेस करना था,
उसके लिए बोइंग ने अपना ये जो न्यू F-18 था ब्लॉक 3 इसको पिच किया, जबकि जो लॉकहीड मार्टिन थी ये भी अमेरिका की कंपनी है, इसने अपना F-35 जो था 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो पिच किया। कनाडा ने F-35 को चूज़ किया, F-18 पीछे रह गया। इसी तरह कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जहां F-18 को चूज़ नहीं किया मुल्कों ने। इस तरह जो बोइंग है वो F-18 जहाज़ की सूरत में काफ़ी तनज़ली का शिकार है। और बोइंग जो है और इस तरह की जो दूसरी कंपनीज भी होती हैं जैसे नॉर्थरोप ग्रुमन है, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, ये पॉलिटिकल परचेज करवाती हैं दूसरे मुल्कों से और इनका काफ़ी असर और रसूख भी होता है पेंटागन पर। मैं आपको मिसाल दूं, इराक ने जदीद F-16 तो खरीद लिए थे लॉकहीड मार्टिन से, लेकिन आज तक उन्हें एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं दिए गए, एमराम मिसाइल्स। तो वो क्या उन F-16 का करेंगे अगर उनके पास वो मिसाइल्स ही नहीं है। बगैर हथियार के तो आपके पास F-35 भी आ जाए तो वो किसी काम का ही नहीं है। अब हम आते हैं राफेल पर। तो राफेल M जो एक नेवल वर्जन है उसका, तो राफेल की इंटरनल जो फ्यूल कैपेसिटी है वो F-18 की निस्बत थोड़ी सी कम है और राफेल का जो इंजन है वो भी ऑलमोस्ट वैसी ही पावर प्रोवाइड कर रहा है जैसी F-18 की पावर है, लेकिन जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो राफेल की बेहतर है जो कि 0.98 है, जबकि F-18 की 0.93 है। स्पीड दोनों की 1.6 मैक है, 1.8 मैक तक भी ये जा सकते हैं। तो आज के दौर में स्पीड का कोई मसला नहीं होता, स्पीड आपको 2 मैक नहीं चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल आप उड़ते हुए जहाज़ देख रहे होते हैं ये 800-900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे होते हैं और जंग में भी इसी स्पीड पर ही उड़ाया जाता है। जंग में आप सुपरसोनिक बहुत कम जाते हो क्योंकि उससे फ्यूल इतना ज़्यादा आपका ज़ाया हो जाता है कि उल्टा आपको जंगी हालात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उन पर स्पीड पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उनकी लो स्पीड पर मनूवरेबिलिटी या चुस्ती फुर्ती पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उनके हथियारों पर और उनके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर हम कॉम्बैट रेंज की बात करें तो राफेल की कॉम्बैट रेंज बहुत अच्छी है। राफेल की कॉम्बैट रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है, विकीपीडिया पर 1850 किलोमीटर भी लिखी हुई है, लेकिन जो F-18 की कॉम्बैट रेंज है वो तकरीबन 722 से 1000 किलोमीटर है, जो कि कम पड़ जाती है। इसी तरह फेरी रेंज के लिहाज से भी राफेल बेहतर है। अगर रेट ऑफ क्लाइम की बात की जाए तो राफेल बहुत अच्छा है, 304 मीटर पर सेकंड का ये क्लाइम रेट देता है, जबकि F-18 का क्लाइम रेट 228 मीटर पर सेकंड है। हार्ड पॉइंट्स भी राफेल M के ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ काबिल ज़िक्र है वो ये है कि राफेल जो नेवल ऑपरेशंस के लिए है वो एक वक्त में अपने सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंटीशिप मिसाइल कैरी कर सकता है जो कि एक्सोसिट मिसाइल है। जो एयर लॉन्च एक्सोसिट मिसाइल है उसकी तकरीबन 70 किलोमीटर रेंज है। उसके अलावा राफेल GBU-12, GBU-22, GBU-24 जैसे लेज़र गाइडेड एंड स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह भी लेकर जा सकता है और ना सिर्फ ये बल्कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत भी रखता है। स्टॉर्म शैडो के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है 560 किलोमीटर की रेंज रखता है, लेकिन जो इंडिया को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दिए गए हैं उनकी रेंज 250 किलोमीटर है। लेकिन इसके मुकाबले में नेवल ऑपरेशंस के लिए F-18 एक वक्त में 2 एंटीशिप मिसाइल्स लेकर जा सकता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक एक वक्त में 4 एंटीशिप मिसाइल्स लेकर जा सकता है, जो कि ओबियसली पेंगुइन मिसाइल्स हैं एंड हार्पून मिसाइल्स हैं। और उसके अलावा अमेरिका इस पर नेक्स्ट जनरेशन के एंटीशिप मिसाइल्स वगैरह के बारे में भी बात कर रहा है। अगर हम रेडार की बात करें तो राफेल का RBE-2 रेडार जो है ये बहुत अच्छा रेडार है, बहुत पावरफुल रेडार है। ये बियॉन्ड 170-160 किलोमीटर की आपको रेंज देता है। लेकिन जो APG-79 रेडार है F-18 का, ये है AESA रेडार ही, लेकिन इसकी रेंज है 150 किलोमीटर या कुछ खास हालात में इसकी रेंज 150 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। राफेल M में जो थेलस का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो बहुत पावरफुल है, दुनिया उसकी कैपेबिलिटीज़ को मानती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ आ जाती है जो F-18 अमेरिका के F-18 को फेवर करती है, वो F-18 में वास्ट वैरायटी ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट्स डिकॉयज का यूज़ है। जो IRST सिस्टम है ना, इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स होते हैं, या आप इनबिल्ट तो कर देते हो, लेकिन इन्हें वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना या वक्त के साथ चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आप पोर्ट के ज़रिए लेके जाते हो ना, उन्हें आप जब भी चाहें उतार के उनकी जगह एक पहले से ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा सकते हैं। आपको मिसाल दूँ तो JF-17 थंडर पहले KG-300 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट लेकर जाते थे, फिर वक्त के साथ साथ KG-600 और अब KG-700 के बारे में भी बात चल रही है। इसी तरह जो F-18 है ये अपने साथ ANLQ-165 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट लेकर जा सकता है। उसके अलावा ALE-55 टोर्ड डिकॉयज वगैरह लेकर जा सकता है, जिससे दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स को धोखा दे। उसके अलावा ये BAE सिस्टम जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। इवन F-35 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी BAE सिस्टम्स ही बनाते हैं, ये UK की कंपनी है।
उसके अलावा लाइटनिंग टारगेटिंग पोर्ट को ये लेके जा सकते हैं और AN ASQ 228 नाइट टारगेटिंग पोर्ट को भी F/A-18 लेकर जा सकते हैं। लेकिन राफेल का यहाँ इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि राफेल इंडिया के पास पहले से ही है। वो इंडियन पायलट्स को ये पता है कि राफेल की टैक्टिक्स क्या हैं, राफेल को किस तरह डिप्लॉय करना है, जबकि F/A-18 एक नया जहाज़ होगा। लेकिन राफेल जो नेवल वर्जन में आते हैं वो सिर्फ सिंगल सीट है। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उनको ऑपरेशनलाइज करने में, पायलट्स को जल्दी ट्रेनिंग देने में। लेकिन जो F/A-18 है वो आपको ट्विन सीट में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको एक टग ऑफ वॉर नज़र आती है। अगर वेपन्स परचेज़ की जाएँ तो अमेरिका आपको उसका रिवॉर्ड भी देगा कि आप उनसे हथियार ले रहे हैं, पैसा उन्हें मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कोई वेपन खरीदते हैं तो ज़ाहिर बात अमेरिका एक जेलस बॉय की तरह आपको शो करवाएगा और कोशिश करेगा किसी न किसी तरह आपको तंग किया जाए। और ये पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका करता रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अमेरिका पहली दफ़ा करने वाला है। अमेरिका ऑलमोस्ट हर मुल्क के साथ ही ऐसा करता है। आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, इराक़ की मिसाल ले लें, पाकिस्तान की मिसाल ले लें। तो इस रिसेंटली इंडिया ने जब S-400 के बारे में डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी तो इंडिया के बारे में काटसा की पूंजियों की बात करनी शुरू कर दी थी अमेरिका ने। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।